केनाल रोड पर नशेयाती अफराद के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। केनाल रोड पर डेरे जमाए नशेइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी बिल्कुल, आपको सूरत हाल से आगाह करते चलें। ये ऑपरेशन किया गया है नशे के आदी अफराद के खिलाफ। केनाल रोड पर ये ऑपरेशन किया गया, पुलिस ने कार्रवाई की है और केनाल रोड पर डेरे जमाए नशेइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मनाजिर आप इस वक्त सिटी 42 की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से और देखा जा सकता है कि नशे में मुब्तला नशे के आदी अफराद को पुलिस की जानिब से पुलिस वैन के अंदर धकेला जा रहा है। गिरफ्तार किए गए हैं ये नशे में आदी लोग और पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इन तमाम अफराद को केनाल रोड से हिरासत में लिया गया है। केनाल रोड पर यह ऑपरेशन किया गया जिसके विजुअल्स आप इस वक्त सिटी 42 की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। केनाल रोड पर नशे के आदी अफराद के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और इस वक्त विजुअल्स आप देख सकते हैं सिटी 42 की स्क्रीन पर। देखा जा सकता है कि नौजवान नशे के आदी अफराद हैं और इसके साथ साथ कुछ बच्चे भी हैं जिनको पुलिस वैन में धकेला गया है और केनाल रोड पर पुलिस की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया और नशे में मुब्तला नशे के आदी अफराद को हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, इस वक्त ये मनासिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। केनाल रोड अंडरपासेस की ये मनासिर है जहाँ से मुनशियात के आदी अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है नशेइयों के खिलाफ और SHOs और पुलिस लाइन्स की रिजर्व टीमों की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस की भारी नफरी इस मौके पर देखी जा सकती है। इर्द गिर्द की ग्राउंड से भी नशेइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और उसके बाद पुलिस की जानिब से उन्हें पुलिस वैन में डाला जा रहा है। मनासिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। DS गुलबर्ग, शहजाद रफीक, DSP इचरा, राना इशफाक के हमरा ये कार्रवाई की गई है। SHOs और पुलिस लाइन्स की रिजर्व टीमों ने ये कार्रवाई की है। तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा बिलाखिर नशेइयों के खिलाफ पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन डिवीजन में नशे के आदी अफराद के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया गया है। कुछ अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानिब से, उनके खिलाफ जो है वो महकमाना उसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद खोसा मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया। उनसे जानते हैं कि क्या कार्रवाई की जाएगी। अच्छा बताइएगा कि नशे के आदी अफराद के खिलाफ तो क्रैकडाउन किया गया है, मगर जो लोग इनको नशा सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ कैसे हिकमत अमली बनाई जाएगी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है ये मॉडल टाउन डिवीजन ने ये क्रैकडाउन किया है जो एडिक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट। ये एडिक्ट्स जो हैं ये शुरू से ही पुलिस के लिए एक चैलेंज रहे हैं। इनको हम जब पकड़ते हैं ये अपने ऊपर जो है वो तशद्दुद भी करते हैं इसमें, प्लस इन पे केसेस जब रजिस्टर होते हैं, ठीक है, इनके ID कार्ड्स नहीं बने होते, प्लस ये ज़ख्मी होते हैं। इनके डिस्पोजल का बड़ा इशू होता था पहले। तो आज ये जो हमने क्रैकडाउन किया है, इनका एक रिहैब सेंटर जो है वो CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन लाहौर की कोशिशों से गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बेगर्स होम के नाम से जो है वो सदर डिवीजन में इस्टेब्लिश किया है। अभी ये जितने भी हमने 30 प्लस तकरीबन आज पकड़े हैं इधर से अपने डिवीजन के एरिया से, ये तमाम जो इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करके वहाँ पे इनको जमा करा देंगे। अच्छा बताइएगा कि ये लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया, ये नशे के आदी हैं, नशा करते हैं ये लोग, इनको हिरासत में लिया गया है, मगर जो इनको नशा सप्लाई करते हैं वो इस टाइम मौजूद नहीं होते इन जगहों पे। पिछले इतवार हम लोगों ने स्टोरी चलाई, सुबह के वक्त वहाँ पे नशा सप्लाई किया जाता है, कुछ लोग जो वहाँ पे सप्लाई करते हैं। उसके अलावा गुज़िश्ता रात हम लोगों ने एक स्टोरी चलाई, रात गए 12 बजे के बाद नशे के आदी अफराद जो हैं उनको नशा सप्लाई किया जाता है। तो क्या पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही कि जो इनको नशा सप्लाई करते हैं? इनको तो चलो गिरफ्तार कर लिया या इनको जो इनके सेंटर हैं वहाँ भेज दिया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर जो मेन नशा सप्लाई किया जाता है, ये जो इनको चीज़ें सप्लाई की जाती हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें जहाँ जहाँ पे रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, ठीक है, बंदे हम पकड़ भी रहे हैं, मंशियात रिकवर भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अभी हम सर्वेलेंस इस पे रखेंगे। ये आज सिर्फ आज के लिए ऑपरेशन नहीं है, ये डेली बेसिस पे अभी सर्वेलेंस भी होगी इन तमाम जगहों पे। जो बेचने आते हैं उनको भी इंशाल्लाह पकड़ेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जी, जो नशा बेचते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, SP मॉडल टाउन का ये कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बहुत शुक्रिया फहद, आपने हमें इस बारे में अपडेट किया। पुलिस हुकाम की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उनका ये कहना था कि 30 के करीब नशे में मुब्तला जो लोग थे उनको हिरासत में लिया गया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है और इन तमाम अफराद को रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि जो लोग इन लोगों को नशा फराहम करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और छापे मारे जा रहे हैं, मनशियात रिकवर की जा रही हैं और इसके साथ साथ उन लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लाहौर के अहम तरीन ओहदे का इंतजार अब खत्म। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर लाहौर की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। जुल्फिकार घुमन किस मिजाज के ऑफिसर हैं और कहां कहां जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, इस हवाले से बता रही है कैसर खोखर इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर की असामी 1 माह से जायद अरसा से खाली थी, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कमिश्नर लाहौर का अजाफी चार्ज देकर मामला चलाए जा रहे थे। मुहर्रम अल हराम के बायस काम का लोड ज्यादा होने पर पंजाब हुकूमत ने काफी सोचो विचार के बाद जुल्फकार अहमद गुमन की तैनाती का फैसला किया है और जुल्फकार अहमद गुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है और इस हवाले से महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जुल्फकार अहमद गुमन इससे कबल DC जेलम, DC साहिवाल, DOR लाहौर, डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर, DG स्पोर्ट्स, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, कमिश्नर गुजरांवाला और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खदमात अंजाम दे चुके हैं। जुल्फकार अहमद गुमन ग्रेड 22 के PCS अफसर हैं जो अपने धीमे मिजाज और अवाम दोस्त रवैये के बायस काफी मकबूल समझे जाते हैं। जुल्फकार अहमद गुमन कहते हैं कि हर जगह तब्दीली नजर आएगी, दफातर और अफसरान को मुतर्रक करूंगा, सर्विस डिलीवरी पर फोकस होगा, दफातर में अवाम की खिदमत करूंगा और हर जगह अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुहर्रम अल हराम के इंतजामात और 1 माह से जायद अरसे से अल्तवा का शिकार इंतजामी अमूर यकीनन कमिश्नर के लिए टेस्ट केस हैं। लाहौर के अवाम और मुतहद अफसरान पर उम्मीद है कि जुल्फकार अहमद गुमन इस इम्तिहान में जरूर सुरखरू होंगे। कैमरामैन मिराज सैयद के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। वाघा बॉर्डर कस्टम्स एंड इमिग्रेशन टर्मिनल पर काम करने वाले कुली सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिए गए। ताहा किसी जगह से वेरिफिकेशन न करवाई गई, तमाम की वेरिफिकेशन का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चलें, वाघा बॉर्डर कस्टम्स एंड इमिग्रेशन टर्मिनल पर काम करने वाले कुली सिक्योरिटी रिस्क करार दिए गए हैं। ताहाल किसी जगह से वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई और तमाम की वेरिफिकेशन भी करने का फैसला किया गया है। उस्मान अलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, आगाह कीजिएगा, कुलियों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा है और अब वेरिफिकेशन का फैसला किया गया है। वाघा बॉर्डर पर मौजूद कुली सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया और इसी हवाले से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वाघा बॉर्डर पर मौजूद जो कुली हैं जो कि कस्टम्स एंड इमिग्रेशन टर्मिनल पर प्राइवेटली काम कर रहे हैं, जिनके तादाद 51 के करीब है, ये तमाम के तमाम जो है ये सिक्योरिटी रिस्क करार दिए गए हैं क्योंकि इनकी वेरिफिकेशन जो है वो किसी भी जगह से ताहाल नहीं करवाएगी, जिसके पेश नज़र इनकी वेरिफिकेशन करवाने का फैसला जो है ये भी किया गया है ताकि सिक्योरिटी रिस्क जो है इसको कम किया जा सके। और इसी हवाले से ये तमाम तर कुलियाँ हैं जिनकी तादाद 51 है, जिनकी वेरिफिकेशन के लिए बाकायदा तौर पर कमिश्नर CCPO लाहौर को और SP सिक्योरिटी को हिदायत जारी की गई हैं कि ये तमाम कुली जो कि करीबी इलाकों के रिहायशी हैं तो ये सिक्योरिटी के लिए ख़तरा भी हैं, लिहाजा इनकी वेरिफिकेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाई जाए ताकि सिक्योरिटी रिस्क को जो है वो कम किया जा सके। ये प्राइवेटली तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं जिनकी तादाद 51 है और ये करीबी इलाकों के रिहायशी हैं कुली जिनकी वेरिफिकेशन के लिए कहा गया और बाकायदा तौर पर इस हवाले से मरासला जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर और इसके साथ साथ CCPO और SP सिक्योरिटी को भेज दिया गया है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बरे सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ को गुस्ल देने की तकरीब में शिरकत से मुआज़रत कर ली है। महकमा औकाफ और मजहबी पंजाब की जानिब से दाता साहब के मज़ार शरीफ को गुस्ल देने की तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को तकरीब में शिरकत की दावत दी। ताहम ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ार शरीफ पर गुस्ले मुबारक की तकरीब में शिरकत से माज़रत कर ली है, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि अब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर गुस्ल मुबारक की तकरीब में शरीक नहीं होंगे। उनके साथ सूबाई वज़रा और उमूर मजहबिया कमेटी के मेंबरान समेत अकीदतमंद और ज़ायरीन शरीक होंगे।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी 42 के बाद खबर आपको देंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के अरकान पर कायम मुकदमात का जायजा इजलास। वज़ीर कानून राजा बशारत ने इजलास की सदारत की। सूबाई वजीर बराए बहबूद आबादी हाशिम डोगर की इजलास में शिरकत। किसान इत्तेहाद पर लीगी दौर में मुकदमात दर्ज हुए, ऐसा कहना था वजीर कानून का। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा कि मुकदमात सियासी हैं, आपके साथ जुल्म हुआ है। मुतालिका DSP लीगल 2 केसेस का जायजा लेंगे। वजीर कानून की जानिब से मजीद कहा गया कि रिलीफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। चूनिया शुगर मिल्स किसानों के अरबों की नादहिंदा है, बकाया जात के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत जारी करूंगा। राजा बशारत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के हमारे साथ रहिएगा। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का 1 अरब रुपए सरकारी बैंक से निकलवा कर निजी बैंक में रखने का इंकशाफ सामने आ रहा है। आपको आगाह करते चलें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसले को कलअदम करार दे दिया है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का 1 अरब रुपए सरकारी बैंक से निकलवा कर निजी बैंक में रखने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसले को कलअदम करार दे दिया है। फैसला कलअदम करार दे दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से, जबकि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का 1 अरब रुपए सरकारी बैंक से निकलवा कर निजी बैंक में रखने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरू से। अकमल सोमरू, बताइएगा ये रकम किसकी इमा पर रखी गई थी? इंकशाफ हुआ है कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सालाना बजट पेश किया जाता है, उस बजट में से तकरीबन 1 अरब रुपए की रकम जो है वो सरकारी बैंक ऑफ पंजाब से निकाल कर निजी बैंक में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया था। साबिक MD राय मंजूर नासिर की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था और अब इस फ़ैसले को गैर कानूनी करार दिया गया है। इस हवाले से मैं ये बता दूं कि ये 1 अरब रुपए के करीब जो रकम थी वो बैंक ऑफ पंजाब से निकाल कर निजी बैंक में रखने के लिए अहकामात साबिक MD राय नासिर मंजूर की जानिब से जारी किए गए थे और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो इजलास हुआ है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड में, तो इस बोर्ड ने जो है बाकायदा तौर पर इस फैसले को कलअदम करार दिया है और ये पैसे वापस जो है सरकारी बैंक में रखवाने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मैं यहाँ पर यह बता दूं कि इस हवाले से इब्तदाई तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई थी और उस इंक्वायरी कमेटी ने भी इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया था, क्योंकि सरकारी बैंक से पैसे निकाल कर प्राइवेट बैंक में रखना जो है वो सरकारी जो कवायद ज़वाबित है उसकी संगीन खिलाफ वर्जी था। इसी हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि इसी बुनियाद पर राय मंजूर नासिर को जो है वो MD के ओहदे से भी हटाया गया, जबकि राय नासिर मंजूर ने इन्हीं दिनों में मुख्तलिफ निजी पब्लिशर्स की जो किताबें हैं 100 के करीब उन पर पाबंदी भी आयद की थी और ये कहा जा रहा था कि उनको इस पाबंदी की वजह से ओहदे से हटाया गया है। लेकिन हमारे ज़राए ने यह बताया है कि उसमें ये अहम तरीन फ़ैसला भी शामिल है जो सरकारी बैंक से 1 अरब रुपये निकलवा कर निजी बैंक में आया गया और अब इस फैसले को बाकायदा तौर पर खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कलअदम। ठीक है, शुक्रिया अकमल सोमरो आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन का मामला। महकमा हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी के 5 साला स्पेशल ऑडिट और वाइस चांसलर पंजाब त्यानचंद यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाकिर के खिलाफ तहकीकात के लिए वफाकी इदारों को दरख्वास्त दे दी है। रेहान गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रेहान, आगाह कीजिएगा, वफाकी इदारों को दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, मजीद अपडेट कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन की शिकायत पर वज़ीर आला मुआयना टीम की जानिब से इंक्वायरी की गई थी, जिसमें इन वज़ारतों की निशानदही करते हुए इसका 5 साल ऑडिट करवाने की सिफारिश की गई थी, जिस पर अब महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की जानिब से यूनिटी का 5 साल स्पेशल ऑडिट करवाने का फ़ैसला किया गया है और इसके लिए बाकायदा तौर पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिख दिया गया है जिसमें उन्हें इस ऑडिट की दरख्वास्त की गई है। जबकि इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साबिक डीन थे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के और इस वक्त वो मौजूदा वाइस चांसलर हैं पंजाब त्यानचंद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाकिर, उन पर भी मुबैना करप्शन की शिकायत थी। उनके असासाजात की इंक्वायरी के लिए, उस करप्शन की इंक्वायरी के लिए भी ख़त लिख दिया गया है महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से और उनके असासाजात की इंक्वायरी के लिए FPR को ख़त लिखा गया चेयरमैन FBR के नाम पर कि वो डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाकिर खिलाफ तहकीकात करके रिपोर्ट जो है महकमा हायर एजुकेशन को जमा करवाएं। दोनों वफाकी अदारों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुकम्मल ताकि उसके मुताबिक जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको देंगे, UET टीचिंग स्टाफ ने बेज़ाब्तियों पर वाइट पेपर जारी कर दिया। UET एक्ट 1974 की संगीन
خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں صرف 4 اجلاس منعقدہ کردہ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ وائٹ پیپر کے مطابق ایسا کہا جا رہا ہے ممبران کی مکمل نمائندگی نہ ہونا شک 24 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے وائٹ پیپر کے مطابق قائم کردہ کمیٹیاں سنڈیکیٹ کا متبادل نہیں ہیں، ممبران کی غیر حاضری کا ٹھوس جواز فراہم نہیں کیا جاتا، ٹیچنگ، ریسرچ اور انتظامی مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ وائٹ پیپر میں یہ تمام تر انکشافات کیے گئے ہیں۔ یو ای ٹی ٹیچنگ سٹاف نے بے ضابطگیوں پر وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے۔ یو ای ٹی ایکٹ 1974 کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وائٹ پیپر میں مزید کہا گیا کہ صرف 4 اجلاس منعقدہ کرنا ہی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ 4 اجلاس منعقد کرنا ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، وائٹ پیپر میں یہ کہا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ممبران کی مکمل نمائندگی نہ ہونا شک 24 کی خلاف ورزی ہے۔ قائم کردہ کمیٹیاں سنڈیکیٹ کا متبادل نہیں ہیں، ممبران کی غیر حاضری کا ٹھوس جواز فراہم نہیں کیا جاتا، ٹیچنگ، ریسرچ اور انتظامی مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ وائٹ پیپر میں تمام تر حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ آئندہ 72 گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیشگوئی پر پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور میں ایک مرتبہ پھر اربن فلڈنگ کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ انتظامیہ اور الائڈ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا آئندہ چند روز میں لاہور کا موسم کیسا رہنے والا ہے؟ بالکل جی، موسم کے حوالے سے پی ڈی ایم اے نے ایک مراسلہ جاری کیا جس میں الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں مختلف اضلاع کی انتظامیہ کو۔ آپ کو یہ بتائیں کہ جو پریڈکشن سامنے آئی اس کے مطابق 26 سے 28 اگست تک مزید بارشیں برسانے والا جو سسٹم ہے وہ شہر کی فضاؤں میں رہے گا۔ نہ صرف لاہور بلکہ راولپنڈی، سرگودا، سیالکوٹ، حافظ آباد، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بارش برسانے والا یہ سسٹم جو ہے وہ موجود رہے گا۔ البتہ اس میں جو دریائے راوی، جیلم اور چناب کے کیچمنٹ ایریاز ہیں جو یعنی مضافاتی علاقے ہیں، وہاں پر بھی شدید بارشیں متوقع ہیں۔ تاہم دریائے راوی اور دریائے چناب میں طغیانی کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، تاہم جو دریائے جیلم ہے وہاں پر نچلے درجے کے سیلاب کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ تاہم آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اربن فلڈنگ کی زد میں آ سکتا ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کے ساتھ ساتھ جن اضلاع کا ذکر کیا گیا ان اضلاع میں بھی اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ 3 دن یعنی آئندہ 72 گھنٹوں کا جو یہ سسٹم ہے یہ داخل ہوگا آج رات، اور یہ بادل موسلادھار بارشیں لے کر جو ہے وہ شہر کی نہ صرف لاہور میں آئیں گے بلکہ دیگر شہروں جن کو ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو اس حوالے سے مطلع کر دیا گیا ہے اور الائڈ محکموں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ قبل از جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو یقینی بنائیں۔ ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت شکریہ آپ کا۔ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد۔ صبا قمر بلال سعید کے خلاف مسجد وزیر خان میں گانے کی عکس بندی کا یہ کیس ہے۔ صبا قمر گلوکار بلال سعید کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سیشن عدالت نے صبا قمر اور بلال سعید کو 3 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ صبا قمر اور بلال سعید کے خلاف مسجد وزیر خان میں گانے کی عکس بندی کے کیس کا یہ معاملہ ہے۔ صبا قمر اور بلال سعید کے خلاف مسجد وزیر خان میں گانے کی عکس بندی کے کیس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ سیشن عدالت نے صبا قمر اور بلال سعید کو 3 ستمبر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے پولیس کو 3 ستمبر تک گرفتار کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ صبا قمر اور بلال سعید سیکیورٹی خدشات کے باعث پیش نہیں ہوئے۔ مسجد وزیر خان میں شوٹنگ کے خلاف تھانہ اکبری گیٹ میں مقدمہ درج ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے سیشن عدالت نے صبا قمر اور بلال سعید کو 3 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین، عدالتی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، ایڈیشنل سیشن جج عتیق الامام کی عدالت میں اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید کی درخواست ضمانتوں کی آج سماعت تھی۔ آج عدالت میں پولیس نے ریکارڈ بھی پیش کیا جس پر عدالت میں جو صبا قمر اور ان کے بلال سعید کے وکیل تھے انہوں نے عدالت میں درخواست یہ دی کہ انہیں جان کا خطرہ اور دھمکیاں ان کو مل رہی ہیں، لہذا ان کی حاضری کو معاف کیا جائے۔
अदालत में पुलिस की तरफ से भी रिपोर्ट पेश की गई कि यहाँ पर जो इनको धमकियाँ जो है वो दी जा रही हैं, हमें भी इस बात का इल्म हुआ है। ताहम अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। आज अदालत ने इनकी दरख्वास्त जो हाजी माफी थी वो कबूल करते हुए इनकी अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक तोसीह कर दी है और इनको पुलिस को कहा है कि इनको अपनी तहवील में अदालत में आइंदा 3 सितंबर को पेश किया जाए। 3 सितंबर को अपनी तहवील में पेश किया जाए। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तनख्वाह में इजाफे की इरसाल की गई समरी मंजूर कर ली है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कुल माहाना तनख्वाह 11,87,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तनख्वाह में इजाफे की समरी इरसाल कर दी है। इस हवाले से समरी की मंजूरी दे दी गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की कुल माहाना तनख्वाह 11,87,000 रुपए मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तनख्वाह में इजाफे की इरसाल की गई समरी मंजूर कर ली है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे अली रामे से। अली, बताएगा समरी मंजूर कर ली गई? बिल्कुल, ये सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक मरासला या एक समरी ज़िला पंजाब को अरसाल की गई थी कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जिनको तैनात किया गया है और उनके लिए जो नई टर्म्स एंड कंडीशन है तनख्वाह के हवाले मराहत के हवाले से वो अप्रूव की जाएँ। तो उस पर कैबिनेट कमेटी की तरफ से बाकायदा मंजूरी दी गई और उसकी तौसीक भी कर दी गई है। अब इसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं उनकी तरफ से बारहा कहा गया था उनको तनख्वाह जारी की जाए, तो उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक समरी लिखी गई थी कि और कहा गया था कि ज़िला पंजाब जब मंजूरी देंगे तो नई टर्म्स एंड कंडीशन के बाद उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा भी दी जाएगी। अब उनकी तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है 4.5 लाख रुपये से ज़ायद का इजाफा है। अब उनकी 11 लाख से ज़ायद की तनख्वाह होगी और इसमें 62,000 रुपये जो उनकी नेट पेमेंट है उसमें इजाफा किया गया, जबकि उनका एक प्रैक्टिस अलाउंस है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, वो 5 लाख था, अब उसको 8 लाख रुपये कर दिया गया। अब इसके साथ ही अगर वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब किसी किराए के घर में रहते हैं तो उनके लिए उसको 1.5 लाख रुपए का किराया जो है वो भी दिया जाएगा और उनका जो यूटिलिटी अलाउंस है 45,000 रुपये वो 17,000 रुपये से ज़ायद कर दिया गया, जबकि जो डेली अलाउंस था 2,000 रुपये मुकर्रर किया गया था पहले, लेकिन अब वो 5,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी हुकूमत पंजाब की तरफ से दे दी गई। तो ये वो नई पक्ष हैं जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के लिए अप्रूव की गई और इसके लिए समरी भेजी गई, उसको मंजूर कर लिया गया और साथ ही प्रोसिक्यूटर जो सेक्रेटरी हैं उनको कहा गया कि वो फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करें और नोटिफिकेशन का इजरा करें ताकि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को उनकी नई टर्म्स एंड कंडीशन के बाद तनख्वाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। महकमा एक्साइज के 36 अफसरान की ईटीओ के अहदे पर तरक्की पाने वालों में एजाज असलम, फुरकान असद, नाजिम असद शामिल हैं। मोहम्मद इब्राहिम, मोइन शाह, शहबाज भट्टू, आमिर मजीद समेत दीगर भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। तरक्याती कमेटी के इजलास में 47 ईटीओ के नाम ज़ेर गौर हैं। ईटीओ की 7 दीगर सीटों के लिए इजलास आइंदा हफ्ते मुनक्किद किया जाएगा। इजलास सेक्रेटरी एक्साइज वजीउल्लाह कुंडी की ज़ेर सदारत हुआ। तो आपको आगाह करते चले अहम खबर, महकमा एक्साइज के 36 अफसरान की ईटीओ के ओहदे पर तरक्की का ये मामला है। तरक्की की गई है। तरक्की पाने वालों में एजाज असलम, फुरकान असद, नाजिम असद शामिल है। इसके साथ साथ मोहम्मद इब्राहिम, मोइन शाह, शहबाज भट्टू, आमिर मजीद समेत दीगर भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। तरक्याती कमेटी के इजलास में 47 ईटीओ के नाम भी ज़ेर गौर आए हैं। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चलें, डीआईजी ऑपरेशंस ने करबला गामे शाह पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए ये दौरा किया है। इसके विजुअल्स आप इस वक्त मुलाहिजा भी कर सकते हैं। दौरा किया जा रहा है और मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र जो सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं उनका जायजा लिया गया। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से लाहौर पुलिस ने अपना जो सिक्योरिटी प्लान है वो मुकम्मल कर लिया है और अब पुलिस की जानिब से मीटिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी है और उसके साथ साथ जो रूट्स हैं उनके ऊपर विज़िट किया जा रहा है। गाहे बगाहे पुलिस अफसरान जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त भी डीआईजी ऑपरेशन अशफाक खान जो हैं वो करबला गामे शाह में मौजूद हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। अशफाक खान साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि लाहौर पुलिस की तरफ से जो सिटी डिवीज़न है
اس پہ جو کیونکہ یہ اس کو ہائی الرٹ کیا جاتا ہے ہر دفعہ اور اب بھی اس کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے، تو اس پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے رکھے گئے ہیں؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بتائیے گا، سٹی ڈویژن جو ہے اس کو کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے محرم الحرام کے دوران، تو اس حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کیا کیے گئے ہیں وزٹس کے ساتھ ساتھ، اور جو روٹ ہے اس کو کس طرح کلین کیا جا رہا ہے اور سویپ کیا جا رہا ہے؟ بالکل عرفان، جس طرح آپ نے خود بات کی ہے کہ لاہور میں بہت زیادہ بڑا شہر ہے اور اس میں بہت زیادہ مجالس ہیں. 650 ہمارے پروسیشنز ہوں گے پورے لاہور میں ہر کیٹیگری میں، اور 5235 مجالس ہیں جو ہماری اپرووڈ اور جو ایک سسٹم کے تحت جہاں پولیس سیکورٹی ارینجمنٹس کرتی ہے. اگر آپ اندر جا کے لاہور کی تفصیلات کو چیک کریں تو سٹی ڈویژن ہی ہمارا مین ہب آف ایکٹیویٹیز ہے، چونکہ یہاں پہ جو جلوس اور مجالس ہو رہے ہیں ان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اندرون شہر سے. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے، ہمارے بہت سے جلوس جو پانڈو اسٹریٹ کا ہے، جو مین نثار حویلی سے جو جلوس نکلے گا 9 تاریخ کو، اور اس کا آپ کو پتہ ہے اختتام جا کے آ کے پراپر جو ہوتا ہے وہ 10 تاریخ کو یہیں پہ ہوگا. اس کا آپ نے کوریج خود بھی کرتے رہتے ہیں. اس کی ارینجمنٹ تو ہم ایکچولی 2 مہینے سے کر رہے ہیں. محرم کی میں عام طور پہ یہ فکرہ بولتا ہوں کہ محرم کی ارینجمنٹس کبھی بھی محرم میں نہیں ہوتی. محرم کی ارینجمنٹ جو تسلی بخش ہوتی ہیں اور جس سے ہم مطمئن ہوتے ہیں وہ محرم سے پہلے ہی ہوتی ہیں، اور ہم نے بہت ساری اس کی ارینجمنٹ محرم سے پہلے کر لی تھی. محرم کے دوران تو ہم صرف سیکورٹی پروگرام کو آن دا فیلڈ ڈپلائی کرتے ہیں. تو آج کل جو ہم چیزیں چیک کر رہے ہیں یہ ہماری پریپریشنز تو ہو چکی ہیں، اس کی لوکل ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں. جتنے ہمارے والنٹیئرز فقہ جعفریہ نے ہمیں دیے ہیں ان کی ہم ٹریننگ کروا چکے ہیں، پولیس کے لوگوں کی ٹریننگ کرا چکے ہیں، اور فزیکل ڈپلائمنٹ کہاں پہ بارڈ وائر لگنی ہے، کہاں پہ گیٹ لگنا ہے، پچھلے سالوں کے تجربات سے بھی ہم نے سیکھا ہے. پچھلے سال اتفاقاً میں ہی یہاں پہ ڈی آئی جی آپریشن تھا اور پچھلے سال کا محرم میں نے کروایا تھا یہاں پہ. تو اس محرم کی روشنی میں بھی کئی ہم نے تجربات سیکھے. تو الحمدللہ ہماری تمام ارینجمنٹس مکمل ہیں. اچھا اشفاق صاحب، اس میں یہ بتائیے گا کہ سٹی ڈویژن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 9 اور 10 کو جو موبائل فون کی جیمنگ اور ڈبل سواری کے حوالے سے کیا وہ پوری سٹی ڈویژن میں ہوگی یا کچھ پوائنٹس ہوں گے محسوس ان کے اوپر ڈپلائمنٹ ہوگی اس کی؟ دیکھیں، جو اس کی جو ڈبل سواری کا حوالے سے وہ تو بیسیکلی ہوتا ہے کسی سبوٹاج یا کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے، وہ حکومت اس کا فیصلہ کرتی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کرے گا. لیکن وہ عام طور پہ جو پولیس کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں کیا جائے جہاں پہ کوئی مجالس یا پروسیشنز ہو رہے ہیں. شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے ڈی اے جی آپریشن اشفاق خان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس جو ہے جہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کو جو سامنے رکھ رہی ہے، دوسری جانب جو ضلعی حکومت کے لیے اقدامات کرنے والے ہیں، جیسے اس میں جو کارپیٹنگ یا لیسکو یا دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی الائن ہے، اور ایس او پیز جو کرونا کے ایس او پیز ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کروانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی کرونا کے ایس او پیز کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے. عرفان، شکریہ. پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکریٹری رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اساتذہ کے سرکاری خرچ پر ٹیسٹ نہ کروائے تو اساتذہ اسکولوں کے اندر داخل نہیں ہوں گے. بات کریں گے جنید ریاض سے. جی جنید. جی، آج صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کرونا ٹیسٹ ہیں وہ اساتذہ کے لیے جو ہے وہ اسکول کھلنے پر لازمی ہوگا کہ وہ 3 روز قبل جو ہیں تمام کے تمام اساتذہ کرونا ٹیسٹ کروائیں. بصورت دیگر ان کو اسکول میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کی پنجاب ٹیچر یونین نے پرزور مذمت کیا ہے. اور اسی والے سے ہم بات کریں گے کہ صوبائی وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ فنڈز نہیں ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ٹیسٹ تو فری ہیں. دیکھیں، سرکاری ملازم جتنے بھی ہیں ان کی صحت کی لائبلٹی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ پر ہے، اور اسی والے سے ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ اگر کرونا ٹیسٹ لازمی ہے تو پھر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تمام سرکاری ہاسپٹلز کو یہ مراسلہ جاری کرے کہ اساتذہ کے تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے فری کیے جائیں. اگر گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی لیٹر جاری نہیں کرتی یا اقدامات نہیں اٹھاتی تو ہم اساتذہ 15 تاریخ کو اسکول میں حاضر تو ہوں گے لیکن باہر بیٹھیں گے، اسکول کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اور اس کی ذمہ داری صوبائی وزیر تعلیم پر ہوگی جنہوں نے یہ پابندی عائد کی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ماضی میں اگر 5 ماہ میں موجودہ حکومت پنجاب جو ہے وہ 5 ماہ میں 8 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ کرواتی ہے، تو آپ اس وقت دیکھیں 5 لاکھ سرکاری اساتذہ و ملازمین ہیں، اور اگر پرائیویٹ سیکٹر پر بھی یہ پابندی لگا دی جاتی ہے تو ان کی تعداد بھی 10 لاکھ ہے. 15 لاکھ لوگوں کے 3 دن میں ٹیسٹ کس طرح ممکن ہے؟ اور یہی ہم بار بار کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بھی پالیسیاں بناتی ہے وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر نہیں بنائی جاتی. اسی طرح یہ جو اب انتظامی امور کے تحت تبادلے کیے جاتے ہیں اس میں بھی ہمارا یہی اختلاف ہے کہ جب آپ STR 40 کی بجائے 60 کر دیں گے اور زمینی حقائق کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ پالیسیاں ان کے فروٹفل ریزلٹس جو ہیں نا آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے. پرائمری اسکول میں کم از کم 5 اساتذہ ہونے لازمی ہیں چاہے تعداد. ٹھیک ہے جنید ریاض، بہت شکریہ آپ کا.
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।